जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, तो ये कहाँ से एक लेक्चर आ गया। तो कुछ चीज़ें जो करवानी थी वो मिस हो गई थी। आपको ये याद होगा, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 का सेकंड क्वेश्चन का 14th पार्ट, वो मैंने कहा था मैं आपको कर दूंगा, वहाँ मुझे याद नहीं रहा करना। तो फिर अब मैंने एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश की है लेक्चर में, और एक्स्ट्रा नोट्स ये बना दिए। ये भी इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है इसका। वो अच्छा, उस वक्त अगर आपको याद हो तो मैंने इसी तरह सॉफ्टवेयर में पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन सॉफ्टवेयर से ये हैंडल नहीं हुआ क्वेश्चन। तो इसका आसान सा हल ये था कि इसका नेचुरल लॉग लिया जाता और इसको सॉल्व किया जाता। तो सोल्यूशन आपके सामने है। डेरिवेटिव, माशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन चुके हैं डेरिवेटिव में, तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं पॉज किया हुआ है, वो आप इसको देख लें, नोट्स नीचे आपको इसके मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये सॉल्यूशन आप ज़रा अच्छी तरह से पढ़ लें, हाथ से प्रैक्टिस कर लें इसकी, क्योंकि पेपर में आपने हाथ से करना है जाके। उसमें सारे क्वेश्चन सॉफ्टवेयर में कर करके नहीं देखने, और सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस होती हैं। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको समझ आती जाएगी कि सॉफ्टवेयर हर मसले का हल नहीं होता। ह्यूमन ब्रेन इज़ अबव ऑल दीज थिंग्स। और मतलब, और वैसे भी सॉफ्टवेयर में जो भी काम किया जाए वो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट उसे ज़रूर वेरीफाई करते हैं कहीं। क्या पता फर्ज करें क्वेश्चन में ये आपसे गलती से 3 की बजाय 4 या 1 लिखा जाए, और सॉफ्टवेयर तो इसके मुताबिक सही कर रहा होगा सॉल्व, और आप समझेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है, जबकि वो इधर 3 की बजाय 1 का सोल्यूशन होगा। इनपुट कहीं भी छोटी सी गलती आपने की तो सारा क्वेश्चन गया, और इसलिए बार बार उसे एक दो दफ़ा चेक ज़रूर किया जाता है। इवन कि मैं जिस कंपनी में काम किया था, एक जब मैंने शुरू में किया, मुझे काम सिखाना था उन्होंने, तो सीनियर इंजीनियर ने मुझे जो वो काम कर चुका था वो दे दिया दोबारा करने के लिए। तो मैं भी काम सीख लिया और उसका भी वेरीफाई हो गया कि जो उसने काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो ऐसे होता है, ये नहीं कि सॉफ्टवेयर पर आप अंधाधुंध एतमाद करते हैं। इसीलिए मैंने अ, आपको एडवाइस की है कि हाथ से आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए करने, और पीछे पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है। नेवर एवर ब्लाइंडली ट्रस्ट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन आप देख लें। वही सिंप्लीफिकेशन, वही अलजेब्रा, वही डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वही सारा कुछ। ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव लिया, उसके बाद यहाँ पर नेचुरल लॉग लेके आप डेरिवेटिव लेंगे। इस साइड पे ये वाई ओवर 1/y आ जाएगा, उसे आप इस साइड पे ले जाएं और दोबारा उसमें कन्वर्ट कर दें और इसे सिंप्लीफाई कर लें। ये सिंप्लीफाई भी मैंने ऑफ कोर्स उसी को देख के सॉफ्टवेयर वगैरह से किया। आप इसमें स्टेप्स ऐड करेंगे, जो स्टेप्स मिस हो गए हैं वो ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ, फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं जी हमें। यहाँ पर इसे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है जी। ये कुछ सॉफ्ट, ये मसलन जैसे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 3-4 स्टेप्स बन जाएंगे। तो ये हो गया। एक ये बताना था आपको, दूसरा ये बताना था। अच्छा, इसमें ना वो ये कहाँ ये देखा था, याद है आपको? ये ना सेकंड लास्ट एक्सरसाइज 2.9 की शायद ये थ्योरी थी, अ, या 2.8 की थी, मैक्सिमा और मिनिमा की, जिस पे डिस्कशन की थी। ठीक है, वो पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव वगैरह। तो वहाँ ये इसको बड़ी तफसील से हमने देखा था। वहाँ मेरे से एक छोटी सी ये गलती हुई थी कि इस तरह का मैंने एक एग्जांपल दे दी, ये लेफ्ट साइड पे जो है कर्व। अब ये कर्व और इस कर्व में आप देख सकते हैं क्या फर्क है। ये जो ए कर्व है, इसे चले ए कह लें और इसे बी कह लें। दोनों में क्या फर्क है बुनियादी? दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि ये जो बी कर्व है ये फंक्शन है। ठीक है, कहीं भी इस पे देखें, एक स्ट्रेट लाइन है, वो इसे कहीं भी दो जगह पे कट नहीं कर रही, जबकि ये इसे दो जगह पर इस तरह कट कर रही है। इसीलिए जब वो इस तरह का था, यहाँ से जब नीचे आना शुरू हुए थे, जैसे जैसे नीचे आए थे तो वो वैल्यू, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होने की बजाय वो बढ़ना शुरू हो गई थी उसके कोरिस्पॉन्डिंग डेल्टा एफ की
और डेल्टा वाई की कह लें। तो जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, मैंने उस वक्त गलती से कह दिया था कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बहुत फर्क पड़ता है, ये फंक्शन ही नहीं है। तो इस तरह के कर्व, ये जो ए साइड पे कर्व है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, नॉट ए फंक्शन, वो एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी एक्सप्लेनेशन सारी की सारी वही है, इज ए फंक्शन। बस उसमें ये आपने कंसिडर करना है कि ये वाला कर्व है उधर, ये वाला कर्व नहीं है। ठीक है जी, ये एक्सप्लेनेशन होगी। और ये मैं बार बार आपको चाह रहा था मैं बताऊं ये वाली एग्जांपल, तो ये बस स्किप होती गई और फिर मैंने अब इधर लिख लिया और अब मैंने कहा कि अब ना ये स्किप हो जाए। तो ये डिस्टेंस है अगर, ठीक है, तो डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये अब आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता चल रही है। वैसे तो ये पहले शुरू में ही मैंने पहले चैप्टर में पहली डेरिवेटिव के ही लेक्चर में ये आपको बता दिया था, लेकिन दोबारा चले आखिर में आपको फिर दोहराई हो जाए कि ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। नीचे चल के मैं एक दो और आपको एप्लीकेशंस बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की बताता हूँ कि डेरिवेटिव यूज़ किधर होता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके बगैर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, और कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता। मतलब कोई ख़ास ब्रांच हो साइंस की, अ, मतलब बायोलॉजी की कोई, तो उस उधर शायद वो इंटीग्रेशन की ज़रूरत ना पड़े। वो भी अगर उसे पड़ेगी वो फिर किसी से करवाएगा वो काम, और पढ़ उसको भी सकती है। तो बाकी जो ये साइंटिस्ट फिजिक्स से रिलेटेड हैं और केमिस्ट्री से भी किसी हद तक, जिस भी ब्रांच में मैथमेटिक्स का कोई लेना देना है, शायद ही कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर बचे जो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन ना यूज़ करता हो। फिर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है और ये जर्क है। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा टी, इसलिए लिख रहे हैं ताकि पता चले ये कांस्टेंट नहीं है, उसका फंक्शन है। वैसे अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दें, जे इज इक्वल टू डी ए ओवर डी टी, प्रोवाइडेड कि आपको पता हो कि ये कांस्टेंट नहीं है और ये फंक्शन है ए का, तो ये भी ठीक है। ठीक है, बाकी फिर ऑफ कोर्स इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, एस डैश टी और ए टी इज इक्वल टू वी डैश टी आ जाएगा, और ये ए डैश टी आ जाएगा। और फिर आप लिख सकते हैं जे को एस ट्रिपल डैश लिख सकते हैं, और ए को आप लिख सकते हैं एस डबल डैश लिख सकते हैं, और वी को आप एस डैश लिख सकते हैं। इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इंटीग्रेशन। ये जे हो हमारे पास, तो हमें ये भी मिल जाएगा इंटीग्रेशन, अभी थर्ड चैप्टर में हम पढ़ने लगे हैं। तो वो भी फिर अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जे टी किसके इक्वल होगा जी, इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी ए टी, जे टी नहीं, ए टी, अब उल्टा जाना ना हमने, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्ट हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें डी टी, और इसमें ना एक कांस्टेंट ऐड होता है, वो चल के आगे पता चल जाएगा क्यों ऐड करते हैं। ना भी करें, बाज़ दफ़ा नहीं करना होता, और बाज़ दफ़ा करना होता है, वो आगे चल के एक्सप्लेन कर देंगे कि कब करना है कब नहीं करना। अच्छा, तो वेलोसिटी फिर हो जाएगी जी, इंटीग्रेट करेंगे जब आप एक्सेलरेशन को, तो मिल जाएगी आपको वेलोसिटी। और अब आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये होता है, अच्छा ये जे जो है ना, ये जर्क है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। और वेलोसिटी डी टी प्लस सी, नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे।
तो ये इस तरह देखें कैसे फिजिकल क्वांटिटीज दे आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, उनका आपस में किस तरह रिलेशनशिप है। फिर ये क्वेश्चन 2.2 के नहीं थे, मैंने सॉल्व किए, मैंने कहा आप खुद कर लीजिएगा, ये भी कर दिए मैंने। तो ये देख लें आप, कोई इनमें मुश्किल नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव इनका फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर हायर टर्म्स नहीं लिखी, वो आप खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैंने यही किया कि हायर टर्म्स, ये क्वेश्चन देख लें इसको अच्छी तरह, और अगर आप यहाँ पर नोट्सों में स्कैन करेंगे, किसी के पास ये नोट्स हैं वो यहाँ पे स्कैन करे तो मेरे चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल का मिल जाएगा उसे। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर मैंने हायर टर्म्स नहीं लिखी, वो डेल्टा जेड जो है वो डेल्टा एक्स की तरह ही है इधर, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स की बजाय डेल्टा जेड के हिसाब से इसको डेरिवेटिव इसका लेने लगे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए। अब डेल्टा जेड की हायर टर्म्स निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये डेल्टा जी इधर आ जाएगा, इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो ये डेरिवेटिव में बदल जाएगा, और इधर डेल्टा जी है ही नहीं। अगर हायर टर्म्स लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी, ये बताना था। और अब ये सॉल्यूशन आप ज़रा अच्छी तरह देख लें, ठीक है। ये बताना दे भी आपको बताना था, उसके बाद ये एक दो एग्जांपल्स मैं आपको मज़ीद दे दूं डेरिवेटिव्स के हवाले से। मैं शायद थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट ईयर के मैथ में, लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में, और अब आपको समझ आएगी, ठीक है, ज़्यादा आएगी। अब ये देखें जी, कैपेसिटर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव देखिएगा इस्तेमाल करेंगे। कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होती है? कैपेसिटर की इन पे जो चार्ज होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे उसके मुताबिक इसके अक्रॉस चार्ज होगा। और अगर ये कांस्टेंट वोल्टेज है तो ये क्यू सी वी के इक्वल हो जाएगी, ये कांस्टेंट है इक्वेशन का। और ये डीसी अगर वोल्टेज है तो ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर ये एसी वोल्टेज होगा तो ये क्यू टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी, क्योंकि टाइम के साथ साथ वोल्टेज चेंज हो रहा है तो ये फंक्शन है उसका, और इसलिए इस तरह क्यू टी लिखेंगे। अब आप कांस्टेंट, अगर सी कांस्टेंट है यानी कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। दोनों तरफ डेरिवेटिव्स ले लें, क्यू डैश और ये आएगा वी डैश, और ये क्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू किसके इक्वल होता है? करंट के। तो ये आई टी आ जाएगा आपके पास, और ये डी वी टी ओवर डी टी आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से ये कैपेसिटेंस की हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। ये अब आपने जहन में रखनी है, इसे भूलना नहीं। इसी को इस्तेमाल करके मैं अभी आपको ये ऊपर सर्किट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिमिलरली इंडक्टर अगर आप देखें, इंडक्टर की आपने अगर इक्वेशन बनानी है तो मैं ये ज़रा कर दूँ आपको, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये आई और वी इसने बड़ा कर दिया, ये वैसे स्मॉल होने चाहिए। आइडली इतना को फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ अगर ये स्मॉल हो जाए तो। अच्छा, तो ये देख लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटेंस इज इक्वल टू करंट। ये इक्वेशन आपने कैपेसिटर के केस में याद रखनी है, और आपके सामने ये देख लें कि ड्राइव कैसे हुई हुई है। सिमिलरली इंडक्टर के केस में करंट जो गुजर रही है उसमें उसके प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, ठीक है। ये फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट कांस्टेंट होगी तो ये फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, करंट वेरिएबल होगी तो ये फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। और जब ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वेशन का कांस्टेंट आएगा इंडक्टेंस, इंडक्टर या इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। तो
और डेरिवेटिव दोनों तरफ ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके इक्वल होता है? वोल्टेज के। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इस केस में सिर्फ एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, ज्यादातर ऐसे होता नहीं है। अगर तो कैपेसिटेंस भी यहाँ कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस भी ये अज्यूम किया हुआ है और इंडक्टेंस भी कांस्टेंट है, तो इसलिए जब डेरिवेटिव लिया दोनों साइडों पे, एल बाहर आ गया, यहाँ सी बाहर आ गया, और फिर ये इंडक्टेंस आई। अगर ये भी वेरिएबल होंगे तो फिर वही फार्मूला लगेगा आपका, ये डी ओवर डी टी विल बी सी, फिर वो वेरिएबल हो जाएगा उसका सी इंटू वी टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो पहले ये आएगा सी डी वी टी ओवर डी टी, और ये वी टी, और आएगा डेरिवेटिव सी टी ओवर डी टी, फिर ये फार्मूला बनेगा। जबकि प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा कम ही होता है, लेकिन हो सकता है कि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की, वो भी वेरिएबल हो जाए टाइम के साथ साथ। तो फिर उस केस में ये फार्मूला आएगा कैपेसिटेंस का, ये अब आपने जेन में रखना है। सिमिलरली अब आप इंडक्टेंस का फार्मूला आप खुद ड्राइव कर लीजिएगा अगर एल टी वेरिएबल होगा। अब इनको इस्तेमाल करके हमने किस तरह ये सर्किट्स के फार्मूले ड्राइव करने हैं, तो वो अब मैं आपको कर देता हूँ। और अब मुझे लगता है कि एक पेज और चाहिए मुझे, तो अभी ऐड कर लेते हैं हम एक पेज। अच्छा, ये देखें जी, इस केस में यहाँ से स्टार्ट कर लें और ये ले लें सी, ये आर, इसमें जो करंट गुजर रही है उसे आई टी कह लें, आई आर कह लें, आई टी कह लें। तो आई टी किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये सीरीज में है, आई आर के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा? आई सी के इक्वल होगा, सी टी के। मतलब कि जो सीरीज में है ना, तो सीरीज में करंट सेम रहती है, आर और सी में से वही करंट गुजरेगी जो सर्किट में से गुजर रही है। और वी इनका मतलब है इनपुट वोल्टेज, उसे वी टी ही आप कह लें या वी आई एन कह लें। तो अब आपको पता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ आपने पढ़े होंगे। वोल्टेज लॉ के मुताबिक वी इन किसके इक्वल होगा? ये सप्लाई करंट है, जो वोल्टेज इसके क्रॉस है, इस नोड और इस नोड का वोल्टेज किसके इक्वल है? वी आर के क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, और सी के क्रॉस वोल्टेज। और ये आ जाएगा वी आर प्लस वी सी। ऑफ कोर्स दे आर फंक्शन ऑफ टाइम, तो इधर टाइम भी लिखना है आपने तो लिख लें। वैसे टाइम बचाने के लिए वो फिर बस छोटा सिंबल लिखा जाता है और अज्यूम किया जाता है जी कि ये उसका फंक्शन है। अब आप देख लें कि वी इन सी किसके इक्वल है। आप वी आर सी किसके इक्वल है? करंट इधर पुट कर दे, आर इंटू आई टी, और वी सी ऊपर अभी हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है। नहीं, यहाँ नहीं पुट करेंगे, यहाँ वी सी ही रहने देंगे, इसको आप इसी तरह वी सी रहने दें। लेकिन ये जो करंट है वो किसके इक्वल है? वो आई सी के भी इक्वल है। और आई सी मीन्स के जो आई आर है वही आई सी है, और आई सी किसके इक्वल है? सी इंटू डी वी सी ओवर डी टी के। ठीक है, ये आप इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दें वन में, तो आपके पास इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा? आर सी इंटू डी वी सी ओवर डी टी। ठीक है, प्लस वी सी टी, यहाँ पर टी कर दें, और ये आप देख लें, ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ, इस सर्किट की इक्वेशन आपको किस में मिली? डेरिवेटिव की फॉर्म में। यानी कि इस सर्किट को अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनका सोल्यूशन क्योंकि सॉल्व करना है, डेरिवेटिव से जान कैसे छूटेगी? इसका इन्वर्स उल्टा काम करना पड़ेगा। डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है इंटीग्रेशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इनका सोल्यूशन भी फिर नेक्स्ट चैप्टर में ही हम देखेंगे। अलबत्ता यहाँ आपको बताने का मकसद क्या है
कि देख लें कि डेरिवेटिव कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। एक प्रैक्टिकल सर्किट में आपका ये डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है। एक छोटा सा आरसी सर्किट कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस से एक लगा दी है सीरीज में, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन आपको ज़रूरत पड़ गई है। ये छोटा होना चाहिए वोल्टेज और वो किस तरह छोटे होंगे वही भी। मेरे ख्याल में सी वो कैपिटल है तो वो उन्हें भी कैपिटल ही कर देता। हाँ चले, अब हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अब टाइम भी कीमती है, ठीक है। बस ये समझ लें कि ये क्या ठीक है जी। ये इस तरह करके ये आपको इक्वेशन मिल जाएंगी और आई सी को आप आई आर के इक्वल लिख लें। ये आपके पास इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अब आप अगर उसकी इक्वेशन लिखें इस सर्किट की, ठीक है, और इस सर्किट में आपको पता है कि आई है अगर ये करंट और ये वी इन इनपुट है, और इस केस में आई विल बी इक्वल टू आई आर विल बी इक्वल टू आई एल, और ये एल है ये आर है, और ये वी इन क्या होगा इस केस में, वी इन इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। आई एम अज्यूमिंग कि ये आपको पता है कि ये फंक्शन है टाइम के, मैं वो लिख नहीं रहा इधर टाइम सेव करने के लिए। आई आर, ठीक है, प्लस ये किसके इक्वल आ जाएगा, वी एल किसके इक्वल है, आई ऊपर से ये देखें ना इसके क्रॉस एल इंटू एल इंटू डी आई ओवर डी टी के इक्वल है। चलें, ये आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसमें करंट मिल जाएगी। ये वेरिएबल इसमें ये कांस्टेंट है या जो भी है ये इनपुट हमें मालूम है, ये वेरिएबल नहीं, वेरिएबल तो ये है, ठीक है। अगर ये साइनोसाइडल है तो वो वेरिएबल है, लेकिन हमें पता है इसकी वैल्यू पता है कि ये साइनोसाइडल है, लेकिन हमें करंट का नहीं पता कि कौन क्या है, वो करंट की वैल्यू नहीं पता और करंट फाइंड आउट करनी है। इसे कहते हैं कि सर्किट सॉल्व करना। सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने का मतलब है कि जितने भी बीच में उस सर्किट में एलिमेंट्स हैं उनके क्रॉस वोल्टेज और करंट हमें मालूम हो, वोल्टेज और करंट मालूम होगी तो एनर्जी और पावर और बाकी सारी चीज़ें उनके क्रॉस हमें पता चल जाएंगी। तो जैसे ही इस सर्किट में छोटा सर्किट है, ये करंट पता चलेगी, इसके क्रॉस वोल्टेज वी आर के क्रॉस वोल्टेज भी पता चल जाएगा, ये करंट पता चली तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज। इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ जब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी और ये पूरे का पूरा सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स के एक जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, वन है। अब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की मैं अभी आपको मिसाल दे देता हूँ, ये देखिएगा। ये जो सर्किट है ये सेकंड ऑर्डर सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सेकंड ऑर्डर की आएगी। वी इन इधर कह लें, ये आर कह लें, एल कह लें, सी कह लें। अब वोल्टेज के वी एल लगाएं, किरचूस वोल्टेज ला, तो फिजिक्स में आप पढ़ लेंगे, अगर नहीं पढ़ा तो वी एल प्लस वी सी होगा। अब ये वैल्यूज पुट कर दें। करंट आपको पता है कि आई इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू आई एल। क्यों, जो करंट आर में से गुजर रही है वही एल में से वही सी में से गुजर रही है, ठीक है। अब वी किसके इक्वल हो जाएगा, आर इंटू आई, और वी एल किसके इक्वल हो जाएगा, एल डी आई ओवर डी टी, और वी सी किसके इक्वल हो जाएगा, वी सी आप ऊपर से देख लें, आई सी था, हाँ, वी सी को वी सी ही रहने दें। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये देखें, ये जो करंट है असल में किसकी इक्वल है, आई सी के इक्वल है ना, आई एल आई सी के इक्वल है।
और सी आई सी किसके इक्वल होता है, डी वी सी ओवर डी टी के। तो यहाँ पर आप आई की जगह ये पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आर सी डी वी सी ओवर डी टी प्लस एल सी डी वी सी ओवर डी टी प्लस वी सी। अब देखें क्या किया मैं, और ये सेकंड डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, दो दफ़ा डेरिवेटिव हो रहा है, एक ये डेरिवेटिव, जब आई की जगह पुट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन पर ज़रा गौर करें। इस इक्वेशन में एल कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वी इन इवन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि ये साइनोसाइडल वेव है, यानी कि ये नॉन 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 नॉन, सिर्फ एक ही अननोन है, वी सी, और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वी सी मिल जाएगा, वी सी जैसे ही आपको मिलेगा तो आपको आई सी मिल जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेट करके इस इक्वेशन से हम इंटीग्रेट करके आई सी फाइंड आउट कर लेंगे, बल्कि वी सी की जगह पुट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई सी मिल जाएगा। आई सी आई आर के इक्वल है, उससे आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वी आर मिल जाएगा। उसके इसका जो वी सी मिला डबल डेरिवेटिव लेके एल सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वी एल मिल जाएगा। तो इस तरह ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा और अ, इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दे दी, उन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अलावा जो आपको बुक में दी हुई हैं। तो अब आपने नहीं पूछना कभी कि इसका फायदा क्या होता है, इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, वो आपके सामने मैंने बता दिया। अब आपको एक और एग्जांपल दे दूं, ये तो थी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की और ये है मैकेनिकल सर्किट्स की एग्जांपल। ये गाड़ी का टायर है, ठीक है। गाड़ी का टायर जो वजन डाल रहा होता है टायरों के ऊपर, उसके साथ ये डैम्पर और स्प्रिंग लगा होता है और ऊपर गाड़ी का वजन मैस है, वो ये एम वी व्हीकल, एम वी का मतलब है कि व्हीकल का वेट, और ये व्हील का वेट नीचे जो भी है वो एम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप सिर्फ इतना सिस्टम कंसिडर करें, ये ऊपर वाला, ये अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला सिस्टम लूं और यहाँ ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है मैंने आपको, इसी से मिलता जुलता एक मैं सिस्टम अगर मैं बनाऊं, इस तरह एक दीवार है उसके साथ मैं स्प्रिंग लगा दूं और ये डैम्पर मैं लगा दूं उसके साथ, ठीक है, डैम्पर डैम्प करता है। अब आप इस पे अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं, ये फोर्स जो यहाँ पर नीचे लग रही है वो क्या है, व्हीकल का वेट है जिसके ऊपर। और इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूं, ये यहाँ मैं ड्राइव तो नहीं करता लेकिन आपको मैंने क्योंकि एग्जांपल देनी है, इसका कांस्टेंट के है, ये सी है, ये मैस एम है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ये आर एल और सी है, ठीक है। इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे, आपको याद है यहाँ पर अब वो फिजिकल न्यूटन के लॉ लगेंगे। फोर्स किसकी इक्वल होती है, एम इंटू एक्सलरेशन, एम इंटू ए टी के इक्वल हो जाएगी। और ए टी अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव होगा, दो दफा डॉट ऊपर लिख लें, ठीक है। यहाँ इसको इस तरह लिख लें, डी स्क्वेयर डी टी, एस टी लिख लें, एस टी की बजाय ना एक्स टी लिखते हैं इस केस में। ये देखें वाई टी इसने लिखा है यहाँ पर, अगर आप देखें तो एक्स टी मीन्स डिस्टेंस है, एक्स टी से मुराद क्या है, डिस्टेंस है। तो जब आप इसी तरह इनकी इक्वेशंस भी होती हैं, इनको जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा एफ टी इज इक्वल टू एम एक्स टी। चले मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं डबल डॉट लिखने लगा था, एक्स टी, और ये आएगा सी एक्स टी, ये सी, इस पे जो फोर्स लगेगी वो इसके इक्वल है, और ये प्लस होगा के एक्स टी सिंपली, ठीक है। अब आप देखें कि ये भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, सिर्फ क्या फर्क है, जहाँ वी इन है वहां पर फोर्स है एफ टी है, जहाँ एम है सिंगल एम है, ठीक है, वहाँ एल सी है, जहाँ सी है वहाँ आर सी है, और जहाँ के है वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, वन है। तो कहने का मकसद है कि ये इक्वेशन, ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
आप देखें मैथमेटिक्स की अचीवमेंट के ये सर्किट कितना मुख्तलिफ है। आरएलसी सर्किट, ये छोटे से एक बोर्ड के ऊपर ये सर्किट लग जाएगा, और जबकि इतनी बड़ी गाड़ी है, ठीक है, और इतनी बड़ी गाड़ी को जब आप उसकी मॉडलिंग करेंगे तो वो भी इस इक्वेशन में बदल जाएगी, और इतना छोटा सर्किट है वो भी इसमें। यानी कि ये सर्किट और ये जो गाड़ी है आपकी, उस पे जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, आगे की तरफ की बात नहीं हो रही, जब गाड़ी चल रही है या पीछे से आगे कोई हाइट करे तो उन दोनों का बिहेवियर क्या है, मैथमेटिकली बिल्कुल सेम है। दैट्स द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है जी, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इसके अलावा जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा आपका इंशाल्लाह ताला, फिर और मज़ीद इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दिया करूँगा। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये मैंने सोचा कि चलें लगे हाथों ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घर वालों का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इस्तेमाल शुरू करेंगे, और मैंने तकरीबन काफ़ी कर लिया हुआ, अल्लाह का शुक्र है। 3.5 तक, और जल्दी मैं बाकी भी करके मैं उसके लेक्चर्स अब रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ। ये देख लें, सारे का सारा तकरीबन काफ़ी हद तक ये कर दिया हुआ है मैंने। ठीक है जी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में इंटीग्रेशन से। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।